हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, मॉक टेस्ट 33 लाइव हो चुका है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट 33 अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके भी आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, पैसेज 1 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि आपको छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि आरसी इतना इम्पोर्टेंस क्यों रख रहा है, हमने क्यों एक अलग से ही सीरीज इसके ऊपर स्टार्ट करी है आरसी के ऊपर। मकसद ये है कि आरसी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, इसके अलावा ये मैक्सिमम वेटेज, ठीक है, मैक्सिमम इसका वेटेज है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स इसके पास हैं आरसी के पास। क्यों? क्योंकि 3 आरसी आने वाले हैं, जिनमें से 2 होंगे एडिटोरियल बेस्ड प्लस 1 होगा स्टोरी बेस्ड। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स हैं, यानी कि ये काम कर सकता है आपको मेरिट में लाने का। ठीक है, क्योंकि बाकी जो मार्क्स हैं वो तो आपको बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके नेगेटिव मार्किंग होगी, कुछ पॉजिटिव मार्क्स आएंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखकर मिला जुला कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन आरसी ऐसा है जिसमें आप मेरिट में आने का काम कर सकते हैं अगर आपने ये अचीव कर लिया तो। ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है? 3 आरसी हैं, आरसी के अंदर ही सारा, इधर पैसेज के अंदर सारा का सारा आंसर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर्स आपको इसी पैसेज में मिलेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग के चांस बहुत कम हो जाते हैं अगर आपने क्वेश्चन सही इंटरप्रेट किया है, आपने पैसेज ढंग से पढ़ा है। तो अगर बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी अगर आता है, ठीक है, नॉर्मल सा, तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आपका कोई भी ना तो वोकैबुलरी टेस्ट होने वाली है, वोकैबुलरी हो सकती है टेस्ट कुछ जगहों पे, जैसे एंटोनिम सिनोनिम पूछ लिए या फिर टोन ऑफ द पैसेज पूछ लिया, लेकिन ग्रामर कोई नहीं पूछने वाला इसमें। ठीक है, और आपको पता है इंग्लिश और केमिस्ट्री ऐसी चीजें हैं जहां पे किंतु परंतु बहुत है। ठीक है, तो वो किंतु परंतु से आप आरसी में बच सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज कीप योर फेस टूवर्ड्स द सनशाइन एंड द शैडोज विल फॉल बिहाइंड। बोल रहे हैं अपना, आप देखो, आप सूरज की तरफ मुंह करके अगर खड़े हो तो शैडो कहाँ होगी? आपके पीछे वाली साइड होगी, है ना। ये सन है, आप इधर खड़े हैं तो शैडो यहाँ बनेगी। ठीक है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे सनशाइन क्या है? आपका लक्ष्य है। ठीक है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका क्या एम है, उसको सनशाइन बोल रहे हैं। ठीक है, और शैडो क्या है? शैडोज वो हैं किसी की भी नेगेटिव कोई बातें, ठीक है, डीमोटिवेट करने वाली बातें, ये सब क्या है? शैडोज हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप अपना लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान एकाग्र करके रखेंगे, अपने लक्ष्य की तरफ हर दिन हर कदम अपने लक्ष्य की तरफ देखेंगे, चलते रहेंगे, तो जो भी नेगेटिव बातें करने वाले लोग हैं, आपको डीमोटिवेट कर रहा है कोई बातें, है ना, किसी की भी बातें, कोई आपको बोल रहा है नहीं तेरे से नहीं होगा, वो सब पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। शैडो तो यही कि वो जो नेगेटिव लोग हैं वो यहीं खड़े हैं, लेकिन आप आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं, तो आप एक दिन सूरज के पास पहुंच जाएंगे, वो लोग यहीं के यहीं खड़े रह जाएंगे। ठीक है, तो अपना लक्ष्य साध लो और उसी की तरफ फोकस करो। उसके अलावा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपने अचीव कर लिया उस दिन सबके मुंह तो वैसे ही बंद हो जाने हैं, तो किसी को जवाब दे के करना क्या। और इन लोगों की बातें दिल में लगा जो आपकी सफलता के लिए खुश नहीं हो सकते, ठीक है, जो आपको मेहनत करने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते, वैसे लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहिए। ओके, चलते हैं अपने सेशन की तरफ, विच इज मॉक टेस्ट 33 पैसेज 1 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अभी तक के जो भी पैसेजेस हमने डिस्कस करे हैं, मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट क्या डिस्कस करा है कि हमने पैसेज पढ़ना धड़ाधड़ स्टार्ट नहीं कर देना कि बस पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं, हमने मोटी मोटी नजर भी नहीं मारनी इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा पैसेज है, हमें नहीं पता कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पैसेज की नजर से देखें तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें पैसेज की तरफ से नहीं, हमें एग्जाम की तरफ से देखना है, एग्जाम का नजरिया रख के देखना है। ठीक है, और उसका मतलब है कि हमें चाहिए मार्क्स, हमारा एकमात्र लक्ष्य उस टाइम पे है मार्क्स अचीव करना। ठीक है, और मार्क्स कैसे मिलेंगे? क्वेश्चंस के आंसर्स देके, और क्वेश्चंस अगर हमने सही समझ लिए, हमने ये पता कर लिया कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो ही हम पैसेज अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट सर्कमस्टांसेस हैव प्रॉम्प्टेड जजेस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट टू मेक रिकमेंडेशंस टू लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। बोल रहे हैं कौन सी घटनाएं थी, किन वजहों से, किन कारणों से कर्नाटका हाई कोर्ट के जजेस मजबूर हुए क्या करने के लिए?
कि उन्होंने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ रिकमेंडेशंस भेजी हैं। क्या रिकमेंडेशंस भेजी है अभी हमें नहीं पता, लेकिन बात हो रही है कर्नाटका हाईकोर्ट के जजेस की, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भेजी है कुछ कारणों की वजह से, और वो कारण इस पैसेज में डिस्कस किए गए हैं। तो हमें वही कारण ढूंढने हैं, ठीक है। तो हमारे को क्या ढूंढना है, वो कारण ढूंढने हैं जिन वजहों से कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिकमेंडेशंस भेजे हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को। पहला की पॉइंट क्लियर है, आई होप क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Why it is imperative to make amendment in the POCSO Act? बोल रहे हैं पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट करना क्यों जरूरी बन गया था, मजबूरी बन गया था, एक अहम कारण, अहम मुद्दा बन गया था, ठीक है। तो ये भी एक तरह से रीजंस ही पूछ रहा है कि उसमें अमेंडमेंट के लिए क्या कारण है, ठीक है। तो वो हमें ढूंढने हैं, ओके। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रू इंटेंट ऑफ इनैक्टिंग पॉक्सो एक्ट? बोल रहे हैं पॉक्सो एक्ट को बनाने की जो हमारी मंशा थी वो क्या थी। जब पॉक्सो एक्ट बना था 2012 में, तो इसके बनाने के पीछे क्या कारण था, ठीक है। क्या कारण था वो हम डिस्कस करेंगे पैसेज में। द लॉ मस्ट स्टे इन ट्यून विद टाइम्स। मस्ट स्टे इन ट्यून विद टाइम्स का मतलब होता है कि आज के दौर के हिसाब से चलना चाहिए। देखो अब जब 1990 में सपोज करो, उस टाइम भी मूवीज वगैरह चलती थी। 91 में आई थिंक फर्स्ट मूवी आई थी, नहीं 91 में तो नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। चलो 1990 में जब मूवीज बनी थी, तो क्या उस टाइम पे जो लॉज थे मूवीज के ऊपर बनाए जा रहे थे कि ये प्रसारित हो सकता है, ये नहीं प्रसारित हो सकता है ना, क्या उस टाइम पे नेटफ्लिक्स था? नहीं था। उस टाइम पे अमेज़न प्राइम था? नहीं था। आज की डेट में सोशल जो हमारा सोशल मीडिया कंटेंट है, या फिर उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जिनके ऊपर आप मूवीज दिखा सके। तो वो लॉ बने थे 1990 के हिसाब से। आज 2022 में क्या हम इन लॉज के अकॉर्डिंग चल सकते हैं? नहीं चल सकते। 2022 में जो हमारे, अब तो आपने पिछले कुछ सेशंस में पढ़ा ही है कि गवर्नमेंट कितनी कोशिश कर रही है कि वो जितना हो सके इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अपनी पकड़ बना सके, है ना। कितनी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, कितने लॉज को मॉडिफाई किया जा रहा है ना। हर चीज कोशिश हो रही है हर तरफ से। क्यों हो रही है? क्योंकि ये एक मेजर मूवीज एक मेजर रोल प्ले करती हैं हमारे ऑडियंस के अपने मन की बात कहने में, ठीक है। तो अगर एक दफा उसके ऊपर पकड़ बना ली, तो जो गवर्नमेंट दिखाना चाहिए, जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है कि जो उनके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, वही जो बोलेंगे वही सही है, वही हमारे भगवान है, वही देवता है ना, असल दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज यहाँ पे भी लागू हो सकती है। तो बोल रहे हैं कि कोई भी लॉ है वो समय के साथ में होना चाहिए, समय के साथ समय के अनुरूप होना चाहिए, एंड कंसीडर ग्राउंड रियलिटीज, और इसमें जमीनी हकीकत का भी मेल जोल होना चाहिए। यानी कि कोई भी लॉ वो किन चीजों को देख के बनना चाहिए, आज का दौर कैसा चल रहा है, ठीक है, इस अकॉर्डिंग लॉ बनना चाहिए, और जमीनी हकीकत क्या है। ये नहीं कि हमने कागजों में बोल दिया कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सब लोग भाईचारे से रहते हैं भाईचारे से, आप खुद ही बता दो, रहते हैं। तो बोल रहे हैं व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द रेफर्ड सेंटेंस, बोल रहे हैं कि आप इस सेंटेंस से क्या समझ पा रहे हो, ठीक है। तो क्या समझ पा रहे हैं हम कि बेसिक जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको समझना चाहिए, उनको भी इसमें लेना चाहिए, और जो एक्ट्स कानून है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको समय के साथ चेंज लाना चाहिए, ठीक है। तो इसका तो हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, वो हम यही बता सकते हैं। ग्राउंड रियलिटीज हैव नॉट बीन कंसिडर्ड व्हाइल एनैक्टिंग सच एक्ट, बोल रहे कि ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखा जाता, कंसिडर किया जाता है, मद्देनजर नहीं रखा जाता जब ऐसे एक्ट बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, मद्देनजर रखा जाता है, पर ग्राउंड रियलिटीज चेंज होती रहती है समय के साथ, ठीक है। तो उसमें भी चेंज लाने की जरूरत है। द पॉस्को एक्ट becomes outdated and not compatible with ground realities, बोल रहे पॉस्को एक्ट जो है वो आउटडेटेड हो चुका है और अब वो ग्राउंड रियलिटीज के साथ में कंपैटिबल नहीं है। सही हो रहा है, ये सही बात है, क्योंकि हमने पीछे के 2-3 क्वेश्चंस में भी यही चीज पढ़ी है। The Law Commission of India must have to raise the bar to meet the true intent of law.
पूरे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अब अपनी कमर कसनी पड़ेगी, अपना जो मापदंड है वो ऊंचा करना पड़ेगा, ताकि वो जो भी नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं उनके जो असल मकसद है उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो इस लाइन से ये नहीं इन्फर होता। ठीक है, द पॉस्को एक्ट इज बिकमिंग द वेपन ऑफ रिवेंज बाय द फादर ऑफ गर्ल फ्रॉम द बॉय। बोल रहे हैं कि पॉस्को एक्ट लड़की के पिता का बदला लेने का एक हथियार बन गया है लड़के से। ठीक है, तो लड़के से बदला लेने का एक हथियार बन गया है किसका? लड़की के पिता का। ये भी इन्फर नहीं होता। इस सेंटेंस से एक चीज इन्फर होती है कि पॉस्को एक्ट आउटडेटेड हो चुका है और इसमें बदलाव की जरूरत है ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने पैसेज की तरफ। तो चलो, पैसेज पढ़ने से पहले हमें एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे पॉस्को एक्ट के बारे में बात हो रही है। पॉस्को एक्ट क्या है? पॉस्को एक्ट है जो अंडर 18 बच्चे हैं, बच्चे भी नहीं, किशोर हैं जो, ठीक है, उनके शारीरिक संबंधों को बचाव करना, उनके यौन शोषण को, यौन उत्पीड़न को बचाव करना, उनका उससे बचाव करना। ठीक है, इसके ऊपर ये लॉ बना है। ठीक है, अब होता क्या है, 16 साल के बच्चे 11-12 में पढ़ रहे हैं, है ना, 16 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, आपके आसपास में भी कई होंगे निब्बा निब्बी, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स। तो क्या है भाई, प्यार बड़ा जोर शोर से आवाजें मार रहे हैं, भाग जाते हैं दोनों। अब भाग गए, फिर पकड़े भी जाएंगे, पकड़े भी गए तो लड़की के माँ बाप क्या करेंगे, भाई हमारी बेटी तो क्या है, नाबालिग है। क्या है? नाबालिग है, इसको बहलाया फुसलाया गया है बॉय द्वारा, लड़के द्वारा। ठीक है, और अगर सेक्सुअल पेनिट्रेशन हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, शारीरिक संबंध बने हैं, तो लड़के के ऊपर लगाया जाता है पॉक्सो एक्ट। इसके अंदर कुछ कानूनी दावपेच हैं, कुछ नियम लिखे गए हैं कि अगर ये घटना हुई है तो इसकी सजा ये है, ये घटना हुई है तो इसकी सजा। अब इसमें बहुत जरूरी एक बात यह है कि पहले का जमाना अलग था, जहां पे बहलाया फुसलाया जा सकता था या फिर जाया जाता होगा, आज भी बहलाया फुसलाया जाता होगा, लेकिन आज जो हमारा इंटरनेट प्रेरित युग है, इसमें बहुत ज्यादा जो एक बड़ी विडंबना ये है कि बच्चे खुद ही हामी भरते हैं, खुद ही अपना कंसेंट देते हैं भागने के लिए। लड़कियां हो चाहे लड़के हो, लड़का भी अंडर एज होगा, लड़की भी अंडर एज होगी, लेकिन दोनों ने अपनी मर्जी से भागे। ठीक है, साथ में जिंदगी बिताना चाहते, ये नहीं सोचा कि जिंदगी बहुत लंबी है, कैसे बिताएंगे, अभी तो ग्रेजुएशन भी नहीं करी, नौकरी कहाँ से करेंगे, कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या, नहीं पता, लेकिन बस प्यार परवान चढ़ गया है, जाना है, भागना है, मम्मी पापा नहीं मानेंगे, भाग जाते हैं। ठीक है, तो लड़की ने कंसेंट दिया था, इस बात को माँ बाप दबा देते हैं। ठीक है, हमारी लड़की भोली है, इसको बहलाया फुसलाया गया, इसके कोई मर्जी नहीं थी, ये तो हमारे मर्जी के बिना छींक भी नहीं लेती, है ना। लड़की की भी बदनामी हुई, लड़के के पेरेंट्स के ऊपर, लड़के के ऊपर हर तरीके से की बदनामी और मेंटल हरासमेंट हुआ। ठीक है, इन चीजों को नजर नहीं रखा जाता, उसी के बारे में आर्टिकल है। एज मच एज लॉज ऑफ अ कंट्री मस्ट एडहेयर, बोले जितना भी कंट्री, किसी भी देश के जो लॉज हैं उनको लागू करवाने होता है, उनको पालन करना होता है, टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। किस चीज का पालन करते हैं कि जस्टिस किया जाए और फेयरनेस, फेयरनेस मतलब वही जस्टिस। ठीक है, कि निष्पक्ष निष्पक्ष एकदम न्याय हो। ठीक है, दे ऑल्सो नीड टू स्टे इन ट्यून विद टाइम्स। तो जितना जोर उनको निष्पक्ष और न्याय करने के ऊपर दिया जाता है ना कानून बनाने में, उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि समय के साथ में कानून में बदलाव भी होना चाहिए। ठीक है, वो समय के अनुरूप भी होना चाहिए। इट वॉज दिस प्रोविजो दैट द धरवद बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, बोलते इस बात को ध्यान में रख के, किस बात को ध्यान में रख के, किस प्रिंसिपल को ध्यान में रख के कि कोई भी नियम है वो जस्टिस और फेयरनेस के साथ साथ समय के साथ भी चलना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख के जो धरवद बेंच थी, धरवद बेंच मतलब कोई भी कोर्ट होता है उसमें बेंच होती है, 3 जजों की, 4 जजों की, 5 जजों की, है ना। उन्होंने एक फैसला लिया, कहाँ के जजेस थे, कर्नाटका हाई कोर्ट। उन्होंने क्या बोला, इन्वोक्ड एज
इट अर्ज द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू हैव अ रीथिंक। उनको क्या प्रेरित किया गया, कर्नाटका हाईकोर्ट को ये प्रेरित किया गया कि उन्होंने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के आगे गुहार लगाई कि आप रीथिंक करो, यानी कि अब दोबारा इस बात के ऊपर गौर करो ऑन द क्राइटेरिया ऑफ एज कंसेंट, की उम्र क्या होनी चाहिए अपनी मर्जी देने की, अपनी इच्छा जाहिर करने की, अपनी अनुमति देने की, सहमति देने की, ठीक है, क्या एज होनी चाहिए, उसके ऊपर दोबारा आप विचार करो, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ग्राउंड रियलिटीज। और इस विचार करने के लिए आप इस बात को भी ध्यान में रखो कि आज की जमीनी हकीकत क्या है, ठीक है, ग्राउंड रियलिटीज, जमीनी हकीकत मतलब आज जमीनी ग्राउंड लेवल पे क्या हकीकत चल रही है। देखो बच्चे फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक हर चीज का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम, फोटोज अपलोड करना, हर चीज का यूज कर रहे हैं। तो आज बच्चों का जो हम किशोर जिनको बोलते हैं, किशोरों का इधर उधर ध्यान लगना, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आना, बातें होना बहुत ही आसान हो गया है, ठीक है। आप देख पाएंगे जब आप लोग थे तब इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब चीजें इतनी हमारे लिए अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल नहीं थी। जीमेल के एक आधा अकाउंट बना लिया तो वो भी बहुत बड़ी बात होती थी, उसको भी समझ में नहीं आता था इसको चलाना कैसे है। फेसबुक उस टाइम नया नया आया ही था, है ना, उसके ऊपर भी फोटो अपलोड करने से पहले सोचते थे कि यार कौन कौन देखेगा, मम्मी पापा, चाचा चाची कोई देख ना ले। अब ऐसा डर नहीं है, ठीक है। द जजेस सेड दे वर मोटिवेटेड टू मेक दिस रिकमेंडेशन। बोलते जजेस ने कहा कि हमें इसका मोटिवेशन क्यों मिला, मतलब हम ये क्यों कह रहे हैं, ये रिकमेंडेशंस क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है जिन वजहों से प्रेरित होकर हम ये रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। हैविंग एनकाउंटर्ड सेवरल केसेस, बोलते हैं हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं रिलेटिंग टू माइनर गर्ल्स ओवर द एज ऑफ 16 ईयर्स, बोलते जिसमें नाबालिग लड़कियां जो 16 साल से ऊपर हैं लेकिन 18 से कम है, यानी कि 16 से 18 के बीच की एज ग्रुप की जो लड़कियां हैं वो having fallen in love and eloped with the boy, बोलते वो प्यार में पड़ जाती हैं, fallen in love मतलब प्यार में पड़ गई और लड़के के साथ भाग गई, ठीक है, and wondered why the consent of girl in sexual relationship is not factored in। और बोलते हैं कि हम देखते हैं, हमने बहुत सारे केसेस देखे कि 16 से 18 के बीच की लड़कियां जो भी नाबालिग कंसिडर की जाती हैं वो खुद भी लड़के के साथ प्यार में पड़ी और भाग गई लड़के के साथ, लेकिन जब इसके ऊपर केस फाइल किया गया तो लड़की की कि हाँ मैंने भी राजी दी है शारीरिक संबंध बनाने के लिए, मेरा भी मर्जी थी, मैंने भी हामी भरी थी, मेरा पूरा कंसेंट था, इस चीज को ध्यान में नहीं रखा जाता, इस पॉइंट को छुपा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, नोट नहीं किया जाता। कब? स्पेशली व्हेन चार्जेस आर मेड आउट अंडर द प्रोविजंस ऑफ पॉस्को एक्ट, बोलते हैं खास तौर पे तब जब चार्जेस आप पॉस्को एक्ट के अंडर में लगा रहे हो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि लड़की की मर्जी को इसमें नहीं शामिल किया जाता, कि लड़की ने भी हामी भरी थी, लड़की ने भी मंजूरी दी थी शारीरिक संबंध बनाने के लिए। इस बात को जब पॉस्को एक्ट के अंडर में हम केस फाइल करते हैं तब इस बात को ध्यान में नहीं रखते। द एक्ट वॉज इनैक्टेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल अब्यूज, बोले ये एक्ट बना था बच्चों को, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए। एंड इट रेज द एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम 16 to 18, यानी कि आप देख रहे हो पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स की शारीरिक संबंध बनाने की उम्र थी 16 साल, उसको बढ़ा के 18 साल कर दिया था, बोलते हैं। और इसके वजह से हमने इसमें शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी रजामंदी देने की जो उम्र थी उसको 16 से बढ़ा के 18 साल कर दिया था। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि 18 साल तक आप अगर अपना करियर पाथ डिफाइन करने के लिए अपना फैसला ले सकते हो तो आप बाकी चीजों के लिए भी फैसला ले सकते हो, ठीक है। और 18 साल तक मैक्सिमम बच्चों को इतनी डेवलपमेंट हो जाती है कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, ठीक है। इन प्रैक्टिस हाउएवर स्टडीज हैव नोटेड दैट मेनी केसेस बुक्ड, बोलते लेकिन सत्यता में अगर हम असल जिंदगी में देखें तो बहुत सारे स्टडीज में सामने आया है दैट मैनी केसेस बुक्ड अंडर द एक्ट, कि बहुत सारे जो केसेस इस एक्ट के अंडर में, कौन से एक्ट? पॉस्को एक्ट के अंडर में जो बुक किए जाते हैं इन द अडोलसेंट ग्रुप। अडोलसेंट ग्रुप कौन सा होता है? 16 से 18 के बीच का, 16 years एंड अबव, हैव अ रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट, उनमें
प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, ठीक है, जो भी केसेस, जैसे लड़के के ऊपर केस कर दिया पॉस्को एक्ट के अगेंस्ट, लेकिन लड़की लड़का दोनों भाग गए थे, लेकिन मर्जी दोनों की थी, दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से, ठीक है, इंक्लूडिंग एलोपिंग विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड, और इसमें एक दूसरे के साथ भाग जाना इस मंशा से कि हम शादी करेंगे, ये भी शामिल है, कंसेंशुअली, मतलब इसकी मर्जी होती है दोनों की, ये भी शामिल होता है। इन ऑलमोस्ट ऑल इंस्टेंसेस, और बोलते हैं ज्यादा जितने भी हमने केसेस देखे उन लगभग उन सभी में पुलिस केसेस आर इनिशिएटेड बाय द पेरेंट्स ऑफ माइनर गर्ल। जो पुलिस केस है वो ज्यादातर लड़की के घर वाले, जो कि नाबालिग होती है, उसके घर वाले करते हैं, हु हैज एलोप्ड विद द लवर, जो कि अपने प्रेमी के साथ भागी होती है। वंस द सेक्सुअल एक्ट इज कंफर्म, एक बार ये स्थापित हो जाए कि शारीरिक संबंध बना था दोनों के बीच में, द पॉस्को एक्ट इज स्लैप्ड ऑन बॉय, हम बस पॉस्को एक्ट लगा देते हैं लड़के के ऊपर, स्लैप मतलब उसका तमाचा जड़ दिया, मतलब वो लगा दिया एकदम से उसके ऊपर, लड़के के ऊपर, ठीक है। हु मे समटाइम्स बी माइनर, जो कि कई बार ऐसा होता है कि लड़का खुद भी नाबालिग होता है, ठीक है, और बेयरली ऑफ लीगल एज फॉर मैरिज, या फिर बड़ी मुश्किल से लीगल एज का होता है, यानी कि कल ही 22 साल का हुआ था और कल ही भाग गए दोनों, ठीक है, तो 22 साल का हुआ और वो दोनों भाग गए, तो बेयरली लीगल एज का हुआ है ना, बहुत मुश्किल से वो लीगल एज का होता है कि शादी कर सके। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और बोलते हैं कि और जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, जो इसके फल स्वरूप है ना, जो आगे के जो घटनाक्रम होते हैं, है ना, किस चीज के, बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मतलब कि आपने शारीरिक संबंध बनाया है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल, और असॉल्ट मतलब कि आपने जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से बनाया है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अगर ये स्थापित हो गया लीगली, उनके ऊपर पॉस्को एक्ट लगा दिया, उसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का एक पोर्शन होगा, मतलब एक एक्ट होगा, अगर वो उसके ऊपर और उसके ऊपर उनके ऊपर वो केस चलाया जाता है और उनको उसके तहत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के तहत उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है बहुत ज्यादा लाइफ ऑल्टरिंग है। लाइफ ऑल्टरिंग मतलब उनकी जिंदगी के ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं, एज दे आर मेंट टू बी, और यही उनका मकसद भी था, ठीक है। वाइल द बॉयज फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, जबकि लड़कों के ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यानी कि कानूनी दाव पे चल रहे होते हैं मुजरिम के तौर पर। गर्ल्स आर ऑल्सो सेंट टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस व्हेन दे प्रोटेस्ट पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ द लाइसेंस। बोले लड़कियां जो पेरेंट्स से जिनके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए मानते नहीं है ना, लेकिन वो लड़कियां भी इसका विरोध करती हैं कि नहीं, हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे, उसी बंदे के साथ रहेंगे, है ना, तो उन लड़कियों को भी उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भेज देते हैं। कौन से गवर्नमेंट्स, बालिका आश्रम होते हैं, या फिर उनको कहीं और कॉलेज भेज दिया, दूर भेज दिया, है ना, यहाँ से दूर भेज दिया, तो लड़कियों को भी इस कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, तो उनको उनके पेरेंट्स दूर कहीं भेज देते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भेज देते हैं। एक्टिविस्ट्स हैव चार्ज दैट दिस हैज द पोटेंशियल टू wreck द लाइव्स। पूरे एक्टिविस्ट ने कहा है, ठीक है, उन्होंने इस बात के ऊपर नजर दौड़ाई है, उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान खींचा है कि इन सब बातों का पोटेंशियल, इन सब बातों में इतनी क्षमता है कि ये जिंदगियां उखाड़ देते हैं बच्चों की, ठीक है, दोनों लड़का और लड़की दोनों की फैमिलीज की जिंदगियां उखड़ जाती हैं। एंड द एंटायर फैमिलीज टू आर फेल्ड बाय दिस एनकाउंटर विद द लॉ। बोलते हैं और पूरी की पूरी फैमिली बिखर जाती है, फेल्ड मतलब गिर जाना, पूरी की पूरी फैमिली गिर जाती है, जो ये उनका ये कानून के साथ में जो एनकाउंटर होता है उससे, ठीक है। There is no doubt that children are vulnerable। बोल रहे इस बात में कोई शंका नहीं है कि बच्चे वीक होते हैं, उनके ऊपर बाहरी आक्रमण हो सकता है, एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फोर्स्ड अटेम्प्ट्स टू सेक्सुअली असॉल्ट। और बोलते हैं कि उनको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए ताकि उनके ऊपर जोर जबरदस्ती से सेक्सुअल असॉल्ट ना किया जाए,
या फिर उन्हें ग्रूम करना चाहिए, ग्रूम देम विद एन आई ऑन एक्सप्लॉयटेशन, उनको ग्रूम करना चाहिए कि उनको पहचान हो कि हमें कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है इस बात की। ठीक है, बोलते हैं ना कि अगर हम बच्चे को बचपन से कुछ चीजें सिखाएंगे, गुड टच बैड टच के बारे में सिखाएंगे, किसी की क्या इंटेंशन हो सकती है वो सिखाएंगे, तो हमारे बच्चे बिगड़ेंगे ही नहीं। और या फिर हम उनके ऊपर ये जोर जबरदस्ती के ऊपर लॉज लगा देंगे फालतू के, तो उससे वो बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, however the realities of adolescent attraction and the ascertainment of consent, बोल रहे हैं हालांकि जो adolescent attraction की सच्चाई है, adolescent मतलब किशोरावस्था में एक दूसरे के प्रति खिंचाव, attraction, ठीक है, इसकी सच्चाई, और ascertainment of consent, और इस बात की सच्चाई कि कंसेंट कितना था, हामी कितनी थी, मंजूरी कितनी थी। ठीक है, इस बात की सच्चाई ये पता लगाना 16 ईयर्स ऑफ और अबव, 16 साल और उससे ऊपर के बच्चों में मस्ट बी कंसिडर पर्टिनेंट, इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और ये एकदम पर्टिनेंट मतलब कि एकदम उचित समझा जाना चाहिए टू इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, किस बात के लिए, ताकि आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगाया जा सके और फिर उसी तहत कानूनी तौर पे कार्रवाई हो। The High Court judges also asked if it could be presumed that minors have knowledge of the applicable law, और हाई कोर्ट जजेस ने ये भी पूछा है कि क्या हम ये मान सकते हैं कि इन बच्चों को, जो 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, इनको कानून की पहले से ही समझ है। ठीक है, क्या क्या कानून लग सकते हैं, क्या क्या कानून लगाए जा सकते हैं, इस बात की इनको पहले से समझ है, क्या हम ये मान ले, ये उन्होंने पूछा है। It may be remembered that the Justice J.S. Verma Committee on Amendments to Criminal Law, बोलते हैं ये भी याद रखना चाहिए कि जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी, जिन्होंने अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉज के ऊपर अपनी कमेटी बनाई थी, जिनके लिए also recommended that the age of consent be reduced to 16, उन्होंने भी ये कहा था, उन्होंने भी ये सलाह दी थी, रिकमेंडेशन दी थी कि मंजूरी देने की, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मंजूरी देने की उम्र सीमा घटाकर 16 साल कर देनी चाहिए। एंड नेसेसरी अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन पॉस्को एक्ट, और पॉस्को एक्ट में भी बहुत सारे जरूरी अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है। द लॉ कमीशन मस्ट नाउ ट्रेन इट्स गन्स, बोलते हैं अब लॉ कमीशन की बारी है कि वो अपना ध्यान केंद्रित करें ऑन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, कि इस एक्ट को एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए और किया जाना चाहिए, एंड इंश्योर द पॉस्को एक्ट स्टेज ट्रू टू इट्स ब्रॉड इंटेंट, और बोला जा रहा है कि और ये मेक श्योर करना चाहिए किसको, लॉ कमीशन को, कि पॉस्को एक्ट जो है वो अपनी जो बेसिक मंशा से जिससे वो बनाया गया था उसके साथ में चले, यानी कि उस मंशा के साथ में उसके तहत कार्रवाई हो। और वो क्या थी, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉस्को एक्ट की बेसिक इंटेंट क्या था, ट्रू इंटेंट क्या था, वो था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनके बेसिस पे कर्नाटका हाई कोर्ट के जजेस ने लॉ कमीशन को रिकमेंडेशन दिया? क्या थे कि लड़की भी इन्वॉल्व होती है सेक्सुअल रिलेशन में, और लड़की भी उसकी मर्जी भी जाननी चाहिए, ग्राउंड रियलिटी भी जाननी चाहिए, है ना, यही बोला था। तो अब देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस J.S. वर्मा कमिटी प्रॉम्प्टेड जजेस टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द अमेंडमेंट ऑफ पॉस्को एक्ट एज पर द नीड ऑफ द आवर। बोल रहे हैं जो J.S. वर्मा कमेटी थी उसको ध्यान रखते हुए, उसकी वजह से ये जो कर्नाटका हाई कोर्ट के जजेस थे, इन्होंने कहा कि आपको इसमें चेंजेस करना चाहिए। उन्होंने उस वजह से नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उसका हवाला दिया कि उन्होंने भी कहा है। ठीक है, होता है ना कि कोई केस का फैसला देते हैं तो हम पिछले किसी केस को रेफर करते हैं, अगर ऐसा कोई केस पहले भी हुआ तो हम उसको रेफर करते हैं, है ना। तो वही चीज है कि हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट के जजेस ने जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी का हवाला दिया है कि उन्होंने भी ये चीज रेकमेंड करी थी, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट के जजेस का रिकमेंडेशन देने का ये मेन कारण नहीं था। मेन कारण क्या था? द कंसेंट ऑफ द गर्ल इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप इज नॉट फैक्टर्ड इन। बोल रहे हैं कि लड़की की मंजूरी भी थी शारीरिक संबंध बनाने के लिए, इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता, स्पेशली व्हेन द चार्जेस आर मेड आउट अंडर प्रोविजंस ऑफ द पॉस्को एक्ट। खास तौर पे
तब जब चार्जेस जो लड़के के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो पॉस्को एक्ट के अंडर में लगाया जा रहा है। ये सही बात है, यही एकमात्र कारण था। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाई इट इज इम्पेरेटिव टू मेक, क्यों जरूरी है पॉस्को एक्ट में संशोधन करना, अमेंडमेंट्स लाना? बिकॉज इट इज इनवेरिएबली यूज्ड बाय गर्ल्स पेरेंट्स टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम द बॉय। बोलते हैं कि क्योंकि इसका यूज जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो लड़के से पैसा लेने के लिए करते हैं। ऐसा तो नहीं है, पैसा लेने के लिए तो नहीं करते। बिकॉज द पॉस्को एक्ट इज फेलिंग टू कर्ब द केसेस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। बोल रहे हैं पॉस्को एक्ट फेल हो रहा है जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस है उनको रोकने में। हो सकता है ये भी रियलिटी हो, लेकिन हमने इस पैसेज में नहीं पढ़ा। ठीक है, बिकॉज द लॉ डज नॉट एडहर टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। बोल रहे हैं कि जो लॉ है वो पूरा नहीं कर पा रहा, वो स्टिक नहीं कर पा रहा जो उनका बेसिक प्रिंसिपल है जस्टिस और फेयरनेस का, यानी कि निष्पक्ष न्याय का जो उनका प्रिंसिपल है उसके साथ में वो तुलनात्मक तौर पे नहीं खड़ा हो पा रहा, इसलिए उनको अमेंडमेंट की जरूरत है। बिकॉज द ट्रू इंटेंट ऑफ पॉस्को एक्ट इज बीइंग मिसयूज्ड। बोलते हैं कि जो पॉस्को एक्ट की बेसिक मंशा थी उसको मिसयूज किया जा रहा है बाय इम्पोजिंग इट ऑन द बॉय, उस लड़के के ऊपर लगाकर जो कि अपनी प्रेमी लड़किका के साथ में भागा था, जिसमें लड़की की भी मर्जी थी और ये दोनों शादी करना चाहते थे। ठीक है, ये चीज बिल्कुल सही है, सही है। अच्छा, क्या था इसका कि हम बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाएं, ये इसकी मंशा थी जो कि हमने लास्ट लाइन में पढ़ी है ना। तो टू पनिश बॉयज हु आर एलोपिंग, boy who is eloping with the girl, to punish boy who is eloping with the girl, to protect children from sexual abuse, सही है। to wreck the lives of youngsters who involved in a romantic relationship with minor girl। बोल रहे उन नौजवान लड़कों की जिंदगियां बदहाल कर देना जो कि किसी भी तरह के प्रेम प्रसंग में किसी माइनर नाबालिग लड़की के साथ में है। तो ये तो इसकी मकसद नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हमने पहले ही कर लिया है। पॉस्को एक्ट बिकम्स आउटडेटेड एंड नॉट कंपैटिबल विद ग्राउंड रियलिटीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन। ऑलरेडी 97 के सब्सक्राइबर्स टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा प्ले स्टोर पे ऐप भी अवेलेबल है। ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको करवाया जाते हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और एलैबोरेटिव वे में। ठीक है, शॉर्ट्स के फॉर्म में आप वो भी देख सकते हैं। इट इज हाईली रिकमेंडेड। आप अपने ईडियम्स और फ्रेजेस के नॉलेज को अच्छा करें, बेहतर करें। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और द हिंदू या फिर अदर न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स डेली बेसिस पे ट्रांसलेट करके आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है बाय शीतल सोनी टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो ये सब प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है इफ यू ज्वाइन दिस चैनल। ठीक है, तो कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग और अपना एम ध्यान रखें क्या है। ओके, दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, वो अगर आपको नेगेटिव करते हैं तो आपका मकसद नहीं है उनको नेगेटिव करना। ठीक है, आपका मकसद है कि आप भी बढ़े और सबको साथ लेके बढ़े। ठीक है, तो इसके लिए जरूर शेयर करना। ओके, थैंक यू।